चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट। दोस्तों, होता क्या है, जब कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हम पहले भी क्लासेस में बात कर चुके हैं कि किसी पार्टनर का को ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा मिलने वाला होता है फ्यूचर में, जिसकी वजह से किसी को कम प्रॉफिट मिलने वाला होता है। तो कोई ना कोई अपने में से किसी दूसरे को प्रॉफिट का शेयर देता है, तो उसको लॉस होता है। तो वो लॉस कैसे बियर होता है, हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जैसे समझा था, वैसे ही ट्रीटमेंट होता है रिजर्व का भी। लेकिन एक बात सोचो, मान लो हमारे हमारी बैलेंस शीट बनी हुई है, ठीक है जी। मान लो बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है, कि हमारी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि इधर हमारी लाइबिलिटीज़ है, ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारे एसेट्स हो गए, और ये हमारा हो गया अमाउंट। ठीक है, क्रेडिट डेबिट। अब एक चीज़ समझो यहाँ पर, यहाँ पर हमारा यहाँ पे लिखा होता है, सबसे पहले कैपिटल लिखा होता है, इसका हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखा होता है जनरल रिजर्व। क्या लिखा होता है? जनरल रिजर्व। और लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल रिजर्व में अमाउंट लिखा होता है, मान लो 1 लाख रुपए, और प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है 50,000 रुपये। ठीक है। कैपिटल मान लो हमारे दो पार्टनर थे, ए और बी। ठीक है। ए ने मान लो 25,000 रुपये लगाए हुए थे, या 25 तो कम बोल रहा हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं, अभी हम एग्जांपल कर रहे हैं। और बी में मान लो 10,000 रुपये थे, तो टोटल 35,000 रुपये का कैपिटल था इनका। अब क्या हुआ, एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, सी। मुझे बताओ, जब सी आ जाएगा, अभी ये जो रिजर्व यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये किसका रिजर्व है? ये ए और बी का रिजर्व है ना। आप समझो ना, ये रिजर्व ए और बी का है, क्योंकि इन्होंने कई साल मेहनत की, तब जाके रिजर्व इकट्ठा किया। आपस में पार्टनरशिप में जो बिजनेस चलाया, उससे इतना रिजर्व इन्होंने इकट्ठा किया, यानी प्रॉफिट में से अलग करते गए, और इतना रिजर्व इनका इकट्ठा हो गया। तो ये दोनों जो रिजर्व है, ये इन दोनों का है। कभी भी अगर बैलेंस शीट के अंदर आपको कोई भी रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी दिया हो इसके अंदर, इसको चुपचाप ओल्ड रेशो में बांट दो। किस में बांटना है? इन दोनों को आपको ओल्ड रेशो में बांटना है, बस। ठीक है। क्योंकि अगर नया पार्टनर आ गया और वो बोलेगा नहीं, क्योंकि वो तो अगर उसका नाम भी तुम यहाँ पे लिख दोगे जो भी तो वो तो ये भी कहेगा रिजर्व भी मेरा होगा, है ना। रिजर्व में भी अपना हक जताने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले जो पुराने जो रिजर्व है, वो चुपचाप हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। उसके बाद आज के बाद नया रिजर्व क्रिएट करेंगे जो तीनों पे जिसका हक होगा। ठीक है। तो जब हम इस पुराने रिजर्व को बांटते हैं, तो एंट्री क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूँ, व्हेन ओल्ड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या होता है, जब पुराने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है, तब क्या होता है, आपको पुराने पार्टनर्स को देना होता है। तो पुराने पार्ट, जैसे ही हम जनरल रिजर्व जब हम जनरल रिजर्व पार्टनर्स को दे देंगे, तो ये 1 लाख और 50,000 रुपये दोनों कहाँ ऐड हो जाएंगे? इन दोनों के कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, यानी हमने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यानी एंट्री, जब जनरल एंट्री हम करेंगे तो कैसे करेंगे? ऊपर लिखेंगे हम जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। आप एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं अलग अलग कर रहा हूँ। ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल। देखो, जब भी पार्टनर को कोई चीज़ मिलती है ना, एडिशन होता है, तो उसको क्रेडिट करते हैं पार्टनर को।
और जनरल रिजर्व भी जब भी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या बोल करते हैं, क्रेडिट। लेकिन क्योंकि अब ये कम हो रहा है इसलिए इसको कम करके हम पार्ट, आप समझ रहे हो, इसको कम करके इसको बढ़ा रहे हैं। तो है ना, इसको कम करके इसको बढ़ा रहे हैं, मतलब पार्टनर के कैपिटल को बढ़ा रहे हैं रिजर्व कम करके, क्योंकि नया पार्टनर आते ही इस रिजर्व पे अपना हक ना जम जताए, इसलिए हम पुराना जो यहाँ पे रिजर्व होता है वो पहले ही पार्टनर्स को बांट देते हैं। तो ये जनरल एंट्री आपको करनी होती है। तो 1 लाख रुपए किस रेशो में बांट देंगे, मान लो इनका पुराना रेशो है 3:2, ठीक है, तो 3:2 हम एज्यूम करके चल रहे हैं, तो उसी में बांट दो। तो 60,000 इसे मिल जाएगा और 40,000 दूसरे पार्टनर को मिल जाएगा। ये तो थी पहली कंडीशन। अब मान लो सी ये कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा तुम पुराना रिजर्व मत बांटो, ठीक है, मैं मेरा नाम भी यहाँ पे लिखो और इस रिजर्व पे मेरा भी उतना ही हक होगा। तो क्या ये दोनों पार्टनर मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि ये रिजर्व इकट्ठा इन दोनों ने मिलकर किया है। लेकिन फिर सी बोलता है कि यार जो पैसे लेने ले लो, लेकिन मेरा नाम भी आना चाहिए यहाँ पर और बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व भी रहना चाहिए जिसपे मेरा हक हो। तो इसका एक तरीका होता है, हम करते क्या है, हम एक नई बैलेंस शीट जब बनाते हैं, सी जो नया पार्टनर है उसके एडमिट होने के बाद, ठीक है, जब सी नया पार्टनर एडमिट हो जाता है यानी उसका नाम भी बैलेंस शीट में आ जाता है, तो हम एक नया कैपिटल अकाउंट, नया बैलेंस शीट बनाते हैं उस समय, ठीक है। तो उस समय हम सी का नाम भी लिखेंगे, ठीक, हम उसमें क्या करेंगे, सी का नाम भी लिखेंगे। तो सी का नाम लिखेंगे तो भाई सी पे भी हक हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या फ़ायदा होगा, अगर सी का नाम यहाँ पे लिखेंगे और आज के बाद ए और बी के अलावा सी का भी उतना ही हक होगा इस रिजर्व एंड सॉरी जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं आपको वो कंडीशन बता रहा हूँ क्वेश्चन में। मैंने पहला क्या बताया कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो कुछ मत करो, ये पुराना जो रिजर्व है वगैरह है ना, इसको आप पुराने पार्टनर्स को दे दो, ओल्ड रेशो में बांट दो इनको। जैसे जनरल रिजर्व बांट दिया मैंने, ऐसे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस आप क्या करोगे, यहाँ पे डेबिट में लिखोगे टू एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, ये अगली एंट्री हो जाएगी। अब मैं वो कंडीशन बता रहा हूँ आपको जब सी का नाम भी रहेगा और पुराना रिजर्व भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन कब होती है, जब कभी क्वेश्चन में लिखा होता है, वर्ड लिखा होगा, देखो आप क्वेश्चन पढ़ना, कभी कोई भी क्वेश्चन करोगे जहाँ ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व करना होगा आपको, वहाँ लिखोगे कि विदाउट इफेक्टिंग बुक वैल्यू। पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है सी का नाम लिखो यहाँ पर और जो पुराना रिजर्व है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी अब सी का भी उतना ही हक होगा इस रिजर्व पे। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों बोलते हैं भाई ठीक है, जो भी सेक्रीफाई रेशो निकलेगा ना, सेक्रीफाई रेशो का मतलब जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसको एक प्रॉफिट का शेयर मिलता है, वो या तो ए देगा या तो बी देगा। तो जिसने भी वो प्रॉफिट का शेयर इसको दिया होगा, ठीक है, उतना ही ये हम जैसे हम गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं सेम एज इट इज हम इस रिजर्व की भी ट्रीटमेंट करेंगे। उस सिचुएशन में सी कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके आएगा और वो उनको दे देगा जिसने भी उसको अपना शेयर दिया होगा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में जब क्वेश्चन में लिखा हो विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू जो बुक के अंदर वैल्यूज हैं रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस की, वो एज इट इज रहेगी जैसे कि वो पहले थी। तो उस कंडीशन में हमें करना क्या है, सेक्रीफाई रेशो निकालना है और उस सेक्रीफाई रेशो में जो भी अमाउंट आएगा उतना एक्स्ट्रा अमाउंट सी लेकर आएगा और इन दोनों को इनका हिस्सा दे देगा, ठीक है। और वो पैसा इनको देने के बाद तब ये हकदार होगा इस रिजर्व का भी, ठीक है, आगे आने वाले उसमें। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा। चलो फटाफट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से साथ चीज़ें क्लियर होती है। तो ये आपकी बुक है, इसको देखो यहाँ पे क्वेश्चन है लास्ट में, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, ठीक है। तो लिख साथ साथ में लिख भी लेता हूँ ताकि हम सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसने क्या बोला है, एक्स और वाई पार्टनर हैं, ठीक है,
ये आपकी बुक में भी होगा, आप चाहें तो बुक भी खोल सकते हैं इस क्वेश्चन को देखते वक्त। 3:2 एक का रेशो है। अब इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने बोला आज के बाद हम इक्वल बांटेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टनर नया आया नहीं पुराने ने, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोस्तों चेंज होता है ना। अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था कि 2 पार्टनर थे, मान लो ये पहले 3:2 में बांटते थे, यानी 3:2 का मतलब पता है क्या है? ये जो जनरल रिजर्व है ये कहाँ से निकलता है? ये प्रॉफिट में से तो हम साइड करते हैं थोड़ा सा, हर साल थोड़ा थोड़ा साइड करते करते तब जाके ये एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इस पे जो हक है वो किस रेशो में? 3:2, यानी ये जब बटेगा तो किस रेशो में बटेगा? 3:2 में। लेकिन सोचो अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया 1:1, तो इस पे तो दोनों का बराबर हक हो जाएगा ना। तो जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं उस समय हमें सेक्रीफाइस जिसने किया है, मतलब अपना शेयर, यानी जब भी प्रॉफिट शेयरिंग अपना शेयर जिसने भी जिसको दिया है उसे उतना अमाउंट एक्स्ट्रा एक दूसरे के कैपिटल में से हमें देना होता है, ताकि क्योंकि अब आप समझो ना, पहले इस पे जो हक था वो 3:2 में था। यहाँ 3:2 का मतलब है 60,000 इसके हैं और 40,000 इसके हैं, लेकिन 1:1 होते ही 50,000 इसके हैं 50,000 इसके हैं, है ना। पहले इसका हक 40,000 था, लेकिन अब इसका हक बढ़ गया 10,000 रुपये। तो जितना इसका हक बढ़ा है उतना ही अमाउंट जो है इसको पे करना होता है जिस दूसरे वाले को, ठीक है, जिसको लॉस हो रखा है। तो अभी हम करते हैं वो चीज़, आपको समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों ये याद रखना, जब भी कभी लिखा हो ना विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू, तो आपको हमेशा सेक्रीफाई रेशो में, किसमें रेशो में? सेक्रीफाई रेशो में आपको ये जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस बांटने होते हैं। और जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें ये एज रहेंगे। ठीक है, सेक्रीफाई रेशियो को में जब भी हम कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अफेक्ट किस पे पड़ता है? इन दोनों पे पड़ता है। बस इसका कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा और इसका कम हो जाएगा, या इसका कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा या इसका कम हो जाएगा, बस। जब भी कोई भी चीज़ है, आप मुझे बताओ, जब कोई नया पार्टनर आता है गुडविल लेके आता है, तो गुडविल को किस रेशियो में बांटते हैं हम? सेक्रीफाई रेशियो में बांटते हैं ना। तो सेक्रीफाई रेशियो में अगर हम बांटते हैं तो सेक्रीफाइस में क्या होता है, जो नया पार्टनर आता है उसके कैपिटल अकाउंट में से कम करके इन दोनों में ऐड कर देते हैं, तो खाली कैपिटल के बीच में ही तो होती है एडजस्टमेंट। आप समझ रहे हो? तो सेक्रीफाई है कुछ नहीं, बस जो भी नया पार्टनर आया या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ उसके कारण जिसको भी प्रॉफिट का लॉस होगा फ्यूचर में उसको कुछ अमाउंट देना पड़ता है, जिनको भी गेन हुआ है वो देंगे उसको। ठीक है, चलो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, तो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ था कि 1 अप्रैल 2019 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया इक्वली। देखो पुराना ओल्ड रेशियो क्या था, न्यू रेशो क्या है? 1:1। तो हम फिर गेन सेक्रीफाई या गेनिंग कैसे निकालते हैं? मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा ओल्ड में से न्यू माइनस करना है, हमेशा। चाहे तुम सेक्रीफाई निकालो चाहे गेनिंग, हमेशा यही करना है। तो चलो निकालते हैं। मैं इसलिए क्यों निकाल रहा हूँ, ताकि हमें पता चले किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है। तो देखो 3/5 में से 1/5 मैं माइनस करता हूँ, और 2/5 में से मैं माइनस करता हूँ 1/5। तो 3 में से एक गया 2, है ना। 2 में से कुछ गलती हो गई है, 3/5 माइनस में 1/5, ठीक तो है। ओह, मैंने देखो बेवकूफ़ वाली हरकतें कर दी ना यहाँ पे, ये 1/2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलो निकालते हैं इसको। 5 2 10, 2 3 6 5, 5 2 10, 2 3 4 -5, 6 में से 5 गया 1, 1/10 -1/10। तो दोस्तों इसको क्या हुआ है, गेन हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली वीडियो देख लो एक बार अगर नहीं देखी है तो, कि गेन तब होता है जब माइनस में आता है। और ऐसा क्यों होता है, जब माइनस में आता है तभी गेन होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ भाई। अगर पता करना है तो पुरानी वीडियो देखो। ठीक है जी, चलो उसके बाद है, तो इसको गेन हुआ है और इसको लॉस हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा अब आपको, अब यानी आप समझो एक चीज़, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया यहाँ पर भी फिट हो गई वो चीज़। तो अब आज के क्या हुआ, पीछे देखते हैं हम। जो ए है उसको मान लो, ये मान लो पहला पार्टनर है, ए को हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसको लॉस हुआ है, इसको गेन हुआ है। तो अगर इसको लॉस हुआ है तो आज के बाद फ्यूचर में जब भी ये जनरल रिजर्व बटेगा तो उस पर इसका जो है राइट थोड़ा कम हो गया है, मतलब इसको कम रिजर्व मिलेगा ना, है कि नहीं भाई। पहले के हिसाब से 3:2 के हिसाब से इसको 60,000 मिलता है, 3:2 में बांटोगे तो इसका शेयर 60,000 आएगा।
और 1:1 के हिसाब से 50,000 आएगा, क्योंकि जब इक्वली बढ़ जाएगा। पहले ज़्यादा मिलता था, अब इसको कम मिल रहा है। तो जो बी है इसको कॉम्पनसेट करेगा कि भाई ले, अगर तेरे को घाटा हो गया है मेरी वजह से, फ्यूचर में ये जनरल रिजर्व पर हक तेरा कम हो गया है, तो तेरे को मैं कुछ पैसे अभी दे देता हूँ, अपने कैपिटल में से माइनस करके तेरे को दे देता हूँ। ठीक है, तो आप देखो ये निकालना कैसे है वो अमाउंट, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आपका ये निकलता है, ये याद रखना, याद क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू, तब ऐसा करना है जैसा मैं बोल रहा हूँ। क्या लिखा होगा बुक के अंदर? विदाउट इफेक्टिंग बुक वैल्यू, या लिखा होगा क्वेश्चन में द बुक वैल्यू रिमेन सेम। तो दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, चलो उसके बाद अब इसमें क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ लेते हैं हम। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट एंड रेशो, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1.5 लाख रुपए। ये कहता है 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर है। मैं एक नकली बैलेंस शीट यहाँ पे बना देता हूँ आपके सामने, नहीं बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस शीट है हमारी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिखा रहा है? 1.5 लाख रुपए दिखा रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। अब इसने बोला नेसेसरी जर्नल एंट्री करो, डिस्ट्रीब्यूशन दी एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन दी बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना हमें। इसमें क्या करना है, देखो ये जो प्रॉफिट है ना, इस पे किसका हक होगा? इस पे पुराने पार्टनर का हक होगा। तो पुराने पार्टनर जो भी हैं इसमें, देखो एक्स और वाई हैं, कोई नया पार्टनर तो आया नहीं है, तो एक्स और वाई का हक होगा इस पे। तो कुछ मत करो, जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसको ओल्ड रेशियो में बांट दो। ठीक है, याद रखना जब भी प्रॉफिट चेंज रेशियो चेंज होता है तो एक दो तरीके हैं करने के। या तो इसको एज इट इज रखो, जैसे मैंने आपको बताया कि दो सेंटेंस लिखे होंगे क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं, विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू एंड द बुक वैल्यू रिमेन सेम। अगर ये वर्डिंग लिखी होगी तो आपको किस में बांटना है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना है। किस में बांटना है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। मैंने यहाँ पे निकाल दिया, वैसे ज़रूरत नहीं थी, पर अगर लिखा होता तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना था 1.5 लाख रुपए को। यानी 1.5 लाख से इसको भी मल्टीप्लाई करता मैं, और 1.5 लाख से इसको भी मल्टीप्लाई करता, तो 15,000 यहाँ पे माइनस का आ जाता, तो इसके अकाउंट में से माइनस कर देते, यानी इसको डेबिट कर देते, और इसको हम क्या कर देते? क्रेडिट कर देते। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। और दूसरा तरीका यही तो है कि भाई जो पुराना प्रॉफिट है, पूरा आज तक जो हमने रिजर्व बनाया है, उसे पहले पुराने रेशो में बांट दो, खत्म करो, और आज के बाद जो नया बनेगा उसको हम अलग से साइड में रखेंगे। तो यही एक तरीका है। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें बस बोला है कि आप जो पुराना प्रॉफिट है उसको बांट दो। देखो क्या बोला, जल्द एंट्री करो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में इतना बैलेंस था, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बांट दो। किस में बांटना होता है? ओल्ड रेशो में बांटना होता है, तो ओल्ड रेशो में इसको बांट दो। और एंट्री ज़्यादा मुश्किल है नहीं, कुछ करना नहीं है हमें, खाली एक सिंपल सी एंट्री करनी है। तो पार्टनर को मिलेगा ना, तो पार्टनर को जब भी कुछ मिलता है तो उनको क्रेडिट करते हैं। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम हो गया, और ये पैसा कहाँ चले गया? 3:2 में उसके पास चले गया। तो आ जाएगा यहाँ पे 90,000 और 60,000। आप 3:2 में आप अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब लिखा है ए और बी पार्टनर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, इट्स 4:1 है उनका। उन्होंने डिसाइड किया फ्यूचर में इतना रखेंगे। ऑन दैट डे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है। दोस्तों देखो, डेबिट बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस इधर की साइड नहीं लिखा हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस इधर की साइड लिखा हुआ, एक तरह से यही मतलब होता है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस जो अगर कुछ नहीं लिखा तो क्रेडिट ही है ये। अगर यहाँ पे लिख रही है डेबिट, तो ये लॉस को इंडिकेट करता है। क्या इसको इंडिकेट करता है? कि लॉस हो रखा है। दोस्तों जब लॉस बटेगा, देखो अभी तक तो ये प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट बटाता तो इनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ था, इसलिए हमने क्रेडिट किया था। लेकिन अगर डिक्रीज करना है, क्योंकि अगर ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो डेबिट बैलेंस लिखा है 1 लाख रुपए। अब मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ, दोबारा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सेकंड क्वेश्चन है,
उसमें अब कितना दे रखा है, डेबिट बैलेंस दे रखा है 1 लाख रुपए, 1 2 3 4 5। तो डेबिट बैलेंस को जब शेयर करते हैं तो इनका कैपिटल अकाउंट कम करेंगे, तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 1 लाख रुपए और 4:1 बोला है तो 80,000 इसको मिलेगा और 20,000 इसको मिलेगा। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नेक्स्ट, एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5 में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेज। दोस्तों ये देखो देखो देखो, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। अब मुझे बताओ ये तीनों चीज जो भी लिखी हुई है यहाँ पे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सेक्रीफाई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जब भी कहीं लिखा हो कि विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू या बुक वैल्यू रिमेन सेम, ठीक है, या देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन बुक वैल्यू, एक ही बात है सबकी कि बुक वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो पहले था वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम सेक्रीफाई रेशियो में बांटते हैं। और दोस्तों जब भी हम सेक्रीफाई रेशियो में बांटते हैं ना, तो जितनी भी चीजें बैलेंस शीट के अंदर बटनी वाले होती हैं, कौन कौन सी चीजें बटती हैं, जनरल जो बटता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है, कोई डेफर्ड एसेट्स लिखा हो, कुछ मान लो इन्वेस्टमेंट रिजर्व अगर बना रखा हो, जो भी चीजें उन सबको इकट्ठा टोटल करके एक साथ ही सेक्रीफाई, एक साथ ही मतलब बांटते हैं, अलग अलग नहीं। आप बोलोगे कि पहले सेक्रीफाई रेशो में इसको अलग बांटो, सेक्रीफाई रेशो में इसको अलग बांटो, सेक्रीफाई रेशो में इसको नहीं, तीनों को इकट्ठा करके एक साथ बांटा जाता है जब भी हम सेक्रीफाई की बात करते हैं। और सेक्रीफाई रेशो में क्यों बांटना है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। ठीक है, अगर ये सेंटेंस लिखा हो यानी बुक वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बुक वैल्यू पे इफेक्ट कर नहीं रखने का मतलब क्या है, जो पहले जैसा था वैसा ही अभी भी है। अगर किसी का हक चेंज हो गया है तो जिसको भी ले गेन लॉस हुआ है तो उसमें बांट देंगे। अभी ये क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं शुरू से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये मैंने बना ली दोबारा बैलेंस शीट। ठीक है, हो सकता है ये लास्ट क्वेश्चन हो हमारा, क्योंकि मेरा पर्पज इस वीडियो बनाने का यही था कि आपको मैं ये चीज़ समझा पाऊँ। अगर कुछ नहीं दिया होता ना दोस्तों, इसके अंदर ये वर्ड वर्ड नहीं लिखा होता, तो इन तीनों को आप ओल्ड रेशो में बांट देते पार्टनर्स में अलग अलग, कोई पर इकट्ठे बांट देते, अलग अलग बांटते, एक ही बात थी, ओल्ड रेशो में बांटना था अगर ये सेंटेंस नहीं लिखा होता। इन पूरे क्वेश्चन का हमारा बस पर्पज यही है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो ओल्ड रेशो में बांट के खत्म करो। ठीक है, बट अब ये इसने लिख दिया तो यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो यानी हमें क्या दे रखा है, देखो जनरल रिजर्व 6,000 रुपये, 24,000 रुपये क्या दे रखा है, लॉस अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। यहाँ पे 12,000 रुपये, ये तीन चीजें हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो अब नई बैलेंस शीट बनेगी दोस्तों, अब जो नई बैलेंस शीट बनेगी उस नई बैलेंस शीट में ये एज इट इज रहेंगे। मुझे एक बात बताओ, मैं आज इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझा दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जनरल रिजर्व, ये नई जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें भी ये एज इट इज रहेंगी चीजें। ठीक है जी, तो ये हमारी तीनों चीजें पुरानी बैलेंस शीट में भी यही थी, अब भी यही है। तो फर्क क्या पड़ा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से, फर्क पड़ेगा कैपिटल पे। देखो जो पहले कैपिटल था अभी इसमें, और वैसे तो दे नहीं रखा, दे रखा है इसमें पुराना कैपिटल, सॉरी इसमें नहीं दे रखा, मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ, मैं एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, इसका 1 लाख रुपए है, कोई किसका नाम क्या दे रखा है इसने, तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, तो एक काम करो एक्स वाई जेड, 1 लाख रुपए इसका है, 50,000 रुपये इसका है
और 30,000 रुपये इसका है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एज्यूम, ये अमाउंट मैंने एज्यूम कर लिया खाली आप लोगों को समझाने के लिए कि आगे क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर ये जो कैपिटल वाले अमाउंट है ना ये चेंज होंगे जब भी हम किसी चीज़ को सेक्रीफाई रेशियो में बांटते हैं। सेक्रीफाई रेशियो में क्यों बांटते हैं कि पुराने रिजर्व एज इट इज़ रहेंगे नई बुक में भी। अगर ये सेंटेंस नहीं लिखा होता तो ये तीनों इन तीनों के कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाता। मतलब इसको भी हम पुराने रेशियो में बांट देते हैं और इन तीनों में ऐड हो जाता। इसको भी हम पुराने रेशियो में बांट देते हैं, इन तीनों में ऐड हो जाता। और इसको भी हम पुराने रेशियो में बांट देते हैं, इन तीनों में ऐड हो जाता। बट इसमें लिखा हुआ है विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू। इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले सेक्रीफाई रेशियो निकालना है। ठीक है, तो पहले सेक्रीफाई रेशियो निकालते हैं। तो पुराना क्या है, 5-3-2। पुराना क्या है, 5-3-2। तो एक्स वाई जेड पुराना क्या है, 5-3-2। ओल्ड रेशियो है ये, उसमें से न्यू मैंने आपको फिर बोला है, बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा ओल्ड में से न्यू ही माइनस करना। बहुत इजी है, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो 5/10, 3/10, 2/10, 2/10, 3/10, 5/10। तो 5/10 माइनस 2/10, 3/10 माइनस 3/10, 2/10 माइनस 5/10। ठीक है जी। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस करना क्या है, ओल्ड में से न्यू माइनस किया मैंने यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 5 में से 2 क्या, 3/10, 0 माइनस 3/10। दोस्तों हुआ क्या, इसको तो हुआ है गेन, माइनस में आंसर आया, इसको हुआ है लॉस। चलो बता ही देता हूँ। देखो माइनस वाले को गेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मान लो अगर आपको पहले 16 रुपये मिलते थे, अब आपको जो है 20 रुपये मिलने लगे। तो जब आप 16 में से यानी पुराने वाले में से नया माइनस करोगे तो आंसर तो माइनस में आएगा ना, है ना। तो माइनस तो आपके गेन को इंडिकेट करता है, क्योंकि पहले आपको कम मिलते थे अब ज़्यादा मिलते हैं, तभी तो माइनस में आया आंसर। क्योंकि जब कम में से ज़्यादा वाला माइनस करोगे तो माइनस में ही तो आएगा ना आंसर। तो जब भी माइनस में आया है यानी आपको गेन हुआ है, और प्लस में आया तो आपको लॉस हुआ है। तो इसको लॉस हुआ है, इसको गेन हुआ। तो देखो भैया होता क्या है, जब ये रिजर्व एज इट इज नई बैलेंस शीट में भी रहता है तो इनके कैपिटल ये हुआ क्या कि तो हुआ क्या इसमें कि जब पुराने जो हमारा रिजर्व होता है जब वो बैलेंस शीट में एज इट इज रहता है तो खाली कैपिटल में चेंज होते हैं। क्योंकि आप समझो ना, पहले इसका जो 6,000 रुपये जो हक था वो 5:3:2 था, लेकिन अब जो हक बन जाएगा वो 2:3:5। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, पहले एक्स का ज़्यादा हक था लेकिन अब नए रेशो के हिसाब से उसका कम हक है, तो जिसकी वजह से उसको इतने का लॉस हो गया है। और इसको लॉस हुआ है तभी जेड को गेन हुआ है। आप समझ रहे हो, इसको लॉस हुआ है तभी जेड को गेन हुआ है। तो ये क्या करेगा, जितने भी अमाउंट जो भी रिजर्व आज के बाद, जो भी रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस जिस पर भी आज के बाद इसका हक होने वाला है, तो उतना अमाउंट जो है जेड जो है अपने कैपिटल में से एक्स को दे देगा, ताकि इनके बीच में आके झगड़ा ना हो कि ले भाई फ्यूचर में तो ये रिजर्व पे तेरा ज़्यादा हक होने वाला है, इसलिए ऐसा कर आज मैं तेरे को अपने कैपिटल में से कुछ पैसा दे देता हूँ कि कल को तेरे को कोई नुकसान ना हो। तो 3/10 आपको करना क्या है, जितने भी रिजर्व हैं जिस पर भी अब ये हक तो जो है जेड का ज़्यादा होने वाला है फ्यूचर में, तो इन तीनों को प्लस करो। देखो 6,000, 24,000 कितने हो गए, 30,000। देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है वो हमारा असेट साइड रहता है हमेशा। जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है, ये मैंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमेशा यहाँ होता है। सॉरी मैंने फ्लो फ्लो में ना देखा नहीं और लिख दिया मैंने। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो होता है वो यहाँ पे होता है, इसलिए कहता पूरी वीडियो देखा करो मेरी, बीच में से मत स्किप किया करो। यहाँ पर भी नई बैलेंस शीट में भी ठीक है एज इट इज। तो देखो इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करना पड़ेगा, तो नेट इफेक्ट होगा वो लेना होता है हमें। तो अब 30 में से 12 गया 18,000। तो जो यहाँ पे इन सबको तीनों को प्लस माइनस करके आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, जीरो के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर करना चाहते हो, तीनों के साथ करना होता। -3/10 मल्टीप्लाई बाय 18,000। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर आएगा 5400। और यहाँ पे माइनस का 5400 आएगा, तो माइनस का आएगा तो इसके अकाउंट को जर्नल एंट्री करते समय हमें डेबिट करना है और इसके अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि देखो इसको लॉस हुआ है ना तो इसको पैसे मिलेंगे, इसको गेन हुआ है तो इसको देने पड़ेंगे पैसे, है ना।
ठीक है। तो इतना जैसे हम ये एंट्री करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो हम करना क्या है, हमें जो Z का अकाउंट है जो डेबिट करना है हमें, तो Z के अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि Z को देने हैं पैसे। कैपिटल अकाउंट किसको दे देगा, ए को दे देगा, सॉरी एक्स को दे देगा। 5400, ठीक है। ये एंट्री हो गई। अब ये एंट्री होने का फ़र्क क्या पड़ेगा, जो इसका जो कैपिटल होगा वो नई वाली बैलेंस शीट में है 5400 इसमें ऐड हो जाएगा और इसमें लेस हो जाएगा। और आज के बाद जो है ये पुराना रेशो जो चलता था 5:3:2, अब क्या होगा 2:3:5, ठीक है। तो आज के बाद Z जो है वो अपना हक ज़्यादा जता सकता है इन तीनों रिजर्व पे। ओके। तो नई बैलेंस शीट में अगर आप कैपिटल देखेंगे तो एक्स का कैपिटल कम हो जाएगा। एक्स का कैपिटल देखो 1,00,000 में 5400 माइनस प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 1,54,000। वाई तो एज इट इज रहेगा, आई को ना नुकसान हुआ है ना फायदा हुआ, तो वाई तो एज इट इज रहेगा। और जेड जो है, जेड को 5400 माइनस हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे 5400 माइनस 24,600 रुपये हो जाएगा ये, ठीक है। 24,600। देखो टोटल कैपिटल तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, खाली इसमें से देखो 1,80,000 था पहले, अभी भी 1,80,000 ही रहेगा, ठीक है। तो जब भी कभी बुक वैल्यू को हमें अफेक्ट नहीं करना होता है या क्वेश्चन में लिखा होता है कि बुक वैल्यू का अफेक्ट आपको नहीं करना है, उस सिचुएशन में आप जो भी रिजर्व होंगे उनका नेट ऑफ लेके उसको सेक्रीफाइस में रेशो में बांटोगे, ठीक है। ओके। और अगर कुछ नहीं लिखा होता तो इन तीनों को, इसको भी ओल्ड रेशो में बांट के इसमें ऐड हो जाता, यानी ऐड होता। तो जनरल एंट्री मैंने आपको बता ही दिया भाई, जब ये जनरल रेशो कम हो जाएगा तो इसको डेबिट करेंगे और इनको बढ़ाना है तो इन तीनों को क्रेडिट कर देंगे। तो 6,000 को इस रेशो में 5:3:2 में बांट देंगे और ये तीनों इंक्रीज हो जाएंगे। तो नई बैलेंस शीट में भी जब आप कैपिटल लिखेंगे तो ये तीनों इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और बस सेम एज इट इज़ वही होगा और इससे डिक्रीज हो जाएंगे, यानी नेट इफेक्ट लेके 18,000 आप बांटोगे जब इन तीनों को ओल्ड रेशो में, तो ये तीनों बढ़ जाएंगे। और नई बैलेंस शीट में देखो जब आप ये तीनों का नेट लेके इसमें ऐड कर दोगे, तो जब ये आप समझो ना, इन दोनों को जब आपने इसमें ऐड कर दिया, ओल्ड रेशो में बांट दिया आपने, तो फिर इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत है क्योंकि ये चीज़ तो इसके अंदर ऐड हो गया है ना, तो फिर जरूरत नहीं होगी, ठीक है। यानी जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो चुपचाप ओल्ड रेशो में बांटो और इनके कैपिटल को बढ़ा दो, यानी यहाँ पे इनके कैपिटल बढ़ जाएंगे और फिर ये आपको ये जनरल रिजर्व और ये यहाँ पे नई बैलेंस शीट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ कैपिटल में ऐड हो जाएगा। जब कुछ नहीं लिखा हो तो आपको ओल्ड रेशो में बांटना होता है। और अगर ऐसा लिखा हो विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू तो एज इट इज करेंगे जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम को लेके। थैंक यू।